सो वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज है 31 दिसंबर। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं रियल क्वेश्चन हैं जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये क्वेश्चन 100% जो हैं करेक्ट क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है, जो कि 31 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। किस शिफ्ट में? 31 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के ये रियल क्वेश्चन है। तो क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, क्या चीज़? नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास है रिलेटेड जो है पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखो, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका लेवल आपको पता चल जाएगा। तो जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो वो इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखें, थोड़ा सा टाइम निकाल कर जरूर देखें। छोटी सी क्लास है, इसको आप लोग कम्प्लीटली देख लीजिए। इससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का लेवल पहले ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ये आज की सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में है तो बिल्कुल ही आप जरूर देखो, क्योंकि जो है 1-2 यानी कि उसी दिन की जो सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम जो होता है वो सेम लेवल का कराया जाता है। ठीक है। तो आप लोग जो है अंत तक ज़रूर देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। ठीक है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन शहरों को जोड़ता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट विच सिटीज़? किन शहरों को जोड़ता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? तो ईस्ट और वेस्ट जो कॉरिडोर है वो किसको किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। किसे? सिलचर और पोरबंदर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इसका हम डिटेल सोल्यूशन ऑफ फैक्ट के साथ देखेंगे ताकि आगे की शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनके लिए मदद हो सके और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बना देंगे फैक्ट के साथ। ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय सड़क परियोजना है। क्या है? भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय सड़क परियोजना है। इसका उद्देश्य देश के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ना है। क्या है? देश के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ना है। और यह जो है असम के सिलचर शहर से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। और इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 3300 किलोमीटर। कितनी है? 3300 किलोमीटर है। और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 का हिस्सा है। ठीक है। इसके फैक्ट थे NH-27 का ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आ रहा है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, इसकी थोड़ा और फैक्ट देख लेता हूँ कि इससे उत्तर पूर्व भारत का संपर्क जो है पूरे देश से बेहतर हुआ। क्या हुआ है? इससे उत्तर पूर्व भारत का संपर्क जो है
इससे उत्तर पूर्व भारत का संपर्क पूरे देश से बेहतर हुआ है। और यह जो है यात्रा, इससे यात्रा और माल ढुलाई में समय की बचत होती है। इससे क्या होती है, यात्रा करने में और किसी भी सामान को ले जाने और लाने में जो है समय बचता है। व्यापार और औद्योगिक विकास को इससे बढ़ावा मिला है, क्योंकि काम जो है लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, इससे जो है जल्दी काम हो जाता है और यह भारत की आर्थिक एकता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए सही जवाब कौन सा है, पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सलमान रुश्दी की 1981 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? विच बुक बाय सलमान रुश्दी वाज पब्लिश इन 1981? सलमान रुश्दी की 1981 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? तो जो पुस्तक थी वो कौन थी? मिडनाइट्स और चिल्ड्रेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मिडनाइट और चिल्ड्रेंस। इसके फैक्ट देख लेते हैं और इस फैक्ट से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देख लेते हैं कि सलमान रुश्दी एक प्रसिद्ध क्या थे, अंग्रेजी लेखक थे। कौन लेखक थे? प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे। उनकी पुस्तक क्या थी? मिडनाइट्स एंड चिल्ड्रेंस। मिडनाइट्स एंड चिल्ड्रेंस जो है 1981 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रेंस। और यह उपन्यास भारत की स्वतंत्रता, इस पर भारत की स्वतंत्रता और उसके बाद की घटनाओं से जुड़ा है। ठीक है, यह उपन्यास एक था जो है ये भारत की स्वतंत्रता और उसके बाद की घटनाओं से जुड़ा है। कहानी जो है 15 अगस्त 1947 को जन्मे बच्चे के जीवन पर आधारित है। ठीक है, यह जो कहानी है 15 अगस्त 1947 को जन्मे एक बच्चे के जीवन के आधार पर एक कहानी है। और इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। और बाद में इसे बेस्ट ऑफ बुकर भी घोषित किया गया। क्या किया गया? बेस्ट ऑफ बुकर भी घोषित किया गया। यह आधुनिक अंग्रेजी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आधुनिक साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। लेखक और पुस्तक से जुड़े प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, और आज के सेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, 1981 के वर्ष में जो है इस पुस्तक से जोड़ा जाता है। ठीक, 1981 से इस पुस्तक को जोड़ा जाता है और इसलिए इसे सही उत्तर जो है मिडनाइट चिल्ड्रंस है। मिडनाइट चिल्ड्रंस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलक्यारा बारकोड सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा बारकोड सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा बारकोड टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? सिलक्यारा बारकोड सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। सिलक्यारा बारकोड सुरंग जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह सुरंग उत्तरकाशी जिले में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? उत्तरकाशी जिले में बनाई गई। यह चारधाम सड़क परियोजना का हिस्सा है। किसका? चारधाम सड़क परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना। क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है। इससे यात्रा का समय कम होता है। क्या होता है? इससे यात्रा का समय कम होता है। खराब मौसम में भी रास्ता सुचारू रहता है। क्या रहता है? खराब समय में रास्ता सुचारू रहता है। यह धार्मिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? धार्मिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी सहायक है। किसमें? सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी सहायक है। यह सुरंग हाल के समय में समाचारों में रही है। ठीक है, और यह उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? दुर्गा शंकर मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, आलोक कुमार या नवनीत सहगल? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव जो हैं तो कौन है? मनोज कुमार सिंह है। कौन है? मनोज कुमार सिंह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्या हैं? आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं।
मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और राज्य सरकार की नीतियों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या होता है? राज्य की नीतियों को लागू करना उनकी जिम्मेदारी होती है। वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं। ठीक है, वो जो सचिव जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं और सभी विभागों के समन्वय करते हैं। क्या करते हैं? सभी विभागों के समन्वय करते हैं। और यह पद राज्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? राज्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, मनोज कुमार सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि 1991 में भारत ने किस संस्था से ऋण लिया था? 1991 में भारत ने किस संस्था से ऋण लिया था? फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड इंडिया टेक अ लोन इन 1991? विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र? तो ये जो लिया था IMF से लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है भारत ने 1991 में लोन लिया था। 1991 में लोन लिया था। इसके फैक्ट दे लेते हैं। 1991 में भारत जो है गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। किससे गुजर रहा था? गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। कौन? भारत। और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था। क्या हो गया था? विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था और भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF रेट से लिया गया था। इसके बदले जो आर्थिक सुधारों की शर्तें थी, क्या थी? आर्थिक सुधारों की शर्तें थी। और इसी समय LPG नीति शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? LPG नीति। IMF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और 1991 में आर्थिक सुधार भारत के लिए निर्णायक रहे। अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों में यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, और IMF जो है सही जवाब है। क्या जवाब सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, IMF। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1929 का शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? द शारदा एक्ट ऑफ 1929 इज रिलेटेड टू विच इशू? तो ये किससे संबंधित है? दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिला शिक्षा या विधवा विवाह? तो 1929 का शारदा अधिनियम जो संबंधित है वो बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाल विवाह। 1929 का शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य कम उम्र में विवाह रोकना था। क्या करना था? कम उम्र में विवाह रोकना था। लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम आयु तय की गई। इस कानून से सामाजिक सुधार को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला? कानूनी सामाजिक सुधार को बढ़ावा मिला। और हरविलास शारदा इसके प्रमुख समर्थक थे। कौन थे? हरविलास शारदा इसके प्रमुख समर्थक थे। ब्रिटिश काल का यह महत्वपूर्ण सामाजिक कानून था और बाद में इसमें संशोधन भी हुए और समाज सुधार आंदोलन में यह अहम है। इसका सही जवाब है उत्तर, बाल विवाह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बुक ऑफ चैंट्स किस वेद को कहा जाता है? विच वेदा इज नाउन एज द बुक ऑफ चैंट्स? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो ये सामवेद को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है। सामवेद को बुक ऑफ चैंट कहा जाता है। सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है। सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है जिसमें गीत और मंत्रों का संकलन है। और सामवेद का प्रयोग यज्ञों में गान के लिए होता था। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह संगीत का प्राचीन स्रोत माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद में हैं। कहाँ है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें जो हैं सामवेद में हैं। और 4 वेदों में इसका विशेष स्थान है। धार्मिक ग्रंथों से जुड़े प्रश्न जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं। वेद और उनकी विशेषता याद रखना जरूरी होता है। सही जवाब है जो सामवेद, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सामवेद। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1974 के क्राइस्ट चर्च कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल डिड इंडिया विन द 1974 क्राइस्ट चर्च कॉमनवेल्थ गेम? 15, 18, 20, 25। तो भारत ने 20 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर सी के 20।
1974 के कॉमनवेल्थ गेम जो है क्राइस्ट चर्च में आयोजित या खेल न्यूजीलैंड में हुए थे। भारत ने इन खेलों में कुल 20 पदक जीते थे। कितने पदक? 20 पदक जीते थे। इनमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं। कौन कौन से? स्वर्ण और रजत और कांस्य तीनों शामिल हैं। भारत का प्रदर्शन जो है संतोषजनक रहा था। कॉमनवेल्थ गेम 4 साल में होते हैं। कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। खेल और पदक से जुड़े प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। भारत की खेल उपलब्धियां परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। और जैसे कि इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, उसी प्रकार से हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग आगे की शिफ्टों के लिए क्वेश्चन जरूर तैयार कर रखो, ठीक है। यह ऐतिहासिक खेल आयोजन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 20 पदक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको जरूर तैयार करके चलो। जिनको एग्जाम आगे की शिफ्टों में है वो जरूर इसे तैयार करें। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड? तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था एकतेनिर्बर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, एकतातेरनबर्ग, ठीक है। और ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। कुछ पूछा जा सकता है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस का शहर है एकातेरिनबर्ग, वहाँ पर हुआ था। और ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत किसमें? बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और एस से साउथ अफ्रीका और सी से चाइना, ठीक है। तो ये देश शामिल हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस समूह का उद्देश्य जो है विकासशील देशों का सहयोग बढ़ाना था। क्या क्या करना था? विकासशील देशों का सहयोग बढ़ाना था। आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बाद में इसमें नए देश भी जुड़े। ब्रिक्स बैंक एनडीबी की स्थापना हुई। क्या हुई थी? ब्रिक्स बैंक एनडीबी की स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े प्रश्न जो हैं मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक। सही उत्तर जो है एकातेरिनबर्ग है। क्या है? एकातेरिनबर्ग। अगला क्वेश्चन जो है कि सीएजी की अवधारणा किस देश से ली गई है? सीएजी की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा। तो सीएजी की अवधारणा जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। सीएजी का पूरा नाम होता है कंप्यूटरल एंड एडिटर जर्नल। इस पद की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में सीएजी सरकारी खर्च की जांच करता है। क्या करता है? सरकारी खर्च की जांच करता है। और यह संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। ये संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह वित्तीय पारदर्शी बनाए रखता है, सरकार के खातों का ऑडिट करता है और संवैधानिक संस्थाओं में इसका विशेष स्थान है। परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है यहाँ से आते रहते हैं। सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन जो है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज आर borrowed फ्रॉम विच कंट्री? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ या फ्रांस? तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान से जोड़े गए हैं। यह संशोधन जो है 1976 में किया गया। कब किया गया? 1976 में किया गया। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्य भावना पैदा करना है। क्या करना है? कर्तव्य भावना को पैदा करना है। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे। कितने? 10 कर्तव्य थे। अब इनकी संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। ये भाग 4A में दिए गए हैं और ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। कहाँ? न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। नागरिक शास्त्र में यह महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। सही उत्तर है सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हु इज कंसीडर लिटरेट? 5 वर्ष से अधिक, 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से अधिक? तो इसका अर्थ है 7 वर्ष से अधिक। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर वह है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। यह परिभाषा भारत में लागू की जाती है। सिर्फ नाम
लिख पाना साक्षरता नहीं है, समझ के साथ पढ़ना लिखना जरूरी है। साक्षरता दर सामाजिक विकास का संकेत है। भारत की साक्षरता दर 2011 में 74.04% थी। जनगणना से जुड़े प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, 7 वर्ष से अधिक इसका। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, और लिंक पर आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर जो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। पीडीएफ क्लास की कौन सी पीडीएफ? इस क्लास की पीडीएफ और नोट्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, बट अभी नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। जब वहाँ पर मेंबर कितने हो जाएंगे? 500 प्लस हो जाएंगे। 500 प्लस मेंबर जब हो जाएंगे तब वहाँ पर जो है पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप मेंबर इंगेज करिए ताकि वहाँ पर पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।